बिहार में क्या वाकई सब कुछ ठीक है, या बिहार में इस वक्त में जो हो रहा है वो अपने आप में बिहार की कहानी को दर्शा रहा है। सवाल इस बात का है कि एनडीए के अंदर नीतीश कुमार ही क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में चेहरा होंगे, या एनडीए अपना चेहरा बदलने वाला है। कल एनडीए की पहली बैठक हुई बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर के, और विधानसभा चुनाव को लेकर के जो पहली बैठक हुई उससे जो तस्वीर उभर करके सामने आई है वो अपने आप में बिहार की कहानी को बताने का काम करती है। बिहार की कहानी किस तरीके से है, और यहां पर गिरिराज सिंह के जरिए बीजेपी जिस राजनीति को सेट करने की कोशिश कर रही थी, नीतीश कुमार ने उस राजनीति की कैसे हवा निकाली और गिरिराज सिंह को दूसरी लाइन में जगह मिली। गिरिराज सिंह इस वक्त में कैबिनेट के मंत्री हैं, और कैबिनेट के मंत्री का राज्य के मुख्यमंत्री के बराबर का दर्जा होता है, लेकिन गिरिराज सिंह को जगह नहीं मिली। तस्वीर वायरल होने लगी, और तस्वीर एक ये भी वायरल होने लगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में कुर्सी खाली है। वो खाली कुर्सी किसकी है, जरा इन दो तस्वीरों को गौर से समझ लीजिए तो पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और गिरिराज सिंह का वो पुराना बयान वो भी आपको सुनवाऊंगा जिसमें वो मुसलमानों की बात कर रहे थे, और क्या मुसलमानों की बात करना ही गिरिराज सिंह को भारी पड़ा, जिसलिए अब उसके बाद में उनको जो है पीछे धकेल दिया गया। और कैसे नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जो कुछ चल रहा है, इस बीच में पप्पू यादव ने अपने आप को एक बड़ी धुरी के तौर पर पेश कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले जरा चर्चा इन दो तस्वीरों की हो जाए। बिहार में एनडीए के नेताओं की बैठक के बाद यह तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल है, चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना से लेकर के दिल्ली में अलग अलग तरीके से इस तस्वीर को देखा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार उनके बगल की कुर्सी खाली क्यों है, नीतीश कुमार की बगल की कुर्सी पर कौन बैठे थे, और अगर कोई बैठा था तो फिर यह कुर्सी खाली कैसे रह गई। अब इस कुर्सी पर कौन बैठा था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है खबर इससे बड़ी यह है कि बिहार में एनडीए की जब बैठक हो रही थी और इस तस्वीर के अंदर दूसरी लाइन में जो नेता बैठा है पीले रंग की जैकेट में, उस पर गौर करना चाहिए, और वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तस्वीर में आप देखिए कि गिरिराज सिंह बैठे हुए आपको नजर आएंगे, पीले रंग की जैकेट में गर्दन झुकाए हुए गिरिराज सिंह यहां पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार गिरिराज सिंह को पीछे क्यों बैठना पड़ा। गिरिराज सिंह 2014 से लेकर के और 2024 तक लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार में कैबिनेट के मंत्री रहे, तो कैबिनेट के मंत्री को जहां पर एक मुख्यमंत्री के बराबर का दर्जा होता है, तो वहां आखिरकार उनको ऐसे क्यों बैठाया गया, सवाल इस बात का। लेकिन इस बात पर आए तो उससे पहले एक बार आप देख लीजिए कि यहां पर कौन कौन कहां कहां बैठा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले यहां पर पहली लाइन में बैठे हुए हैं, उनकी बगल की कुर्सी खाली है, इस पर आएंगे। उसके बगल में दलीप जायसवाल बैठे हुए हैं, और उनके बगल में लल्लन सिंह बैठे हुए हैं, चेहरा इनका भी डाउन है, इस पर भी बात करेंगे। और अगर आप नीतीश कुमार के दूसरी तरफ देखें तो नीतीश कुमार के दूसरी तरफ सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, उनके बगल में बीजेपी के दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बैठे हैं। उनके बगल में आप देखेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा इसमें नजर आ रहे हैं, और उनके और आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको नजर आएंगे रामनाथ ठाकुर। तो यहां पर रामनाथ ठाकुर जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको भी पहली लाइन में जगह मिल गई, लेकिन कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह को पीछे जगह क्यों मिली, यह अपने आप में बड़ी चर्चा का विषय इस वक्त में बना हुआ है। अब जरा आइए दूसरी तस्वीर पर, दूसरी तस्वीर, और जरा इस बात का खुलासा भी कर देते हैं कि नीतीश कुमार के बगल में आखिरकार कौन बैठा हुआ था। तो यह तस्वीर आप देख लीजिए, नीतीश कुमार के बगल में बैठे हुए हैं संजय झा। संजय झा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उनको नीतीश कुमार की बगल में बैठाया गया है। लेकिन फिर सवाल वही कि नीतीश कुमार ने अपने बगल में बैठा लिया संजय झा को, और उनके बगल में सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, और उनके आगे आपको दिखाई दे रहे हैं संतोष सुमन। संतोष सुमन के आगे उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा के आगे
रामनाथ ठाकुर आपको दिखाई दे रहे हैं और पीछे चेहरा भी पूरा नहीं दिख पा रहा है, वो है गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह जो लाइन में बैठाए गए हैं तो वहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की लाइन है और उसमें एक कैबिनेट मंत्री को क्यों बैठाया गया, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राजनीति के अंदर बहुत बार संकेतों के जरिए बात कही जाती है और यहां पर संकेत अपने आप में बहुत कुछ बता रहे हैं। राजनीति में कौन कहां बैठता है, कौन किसके आगे चलता है, कौन किसके पीछे चलता है, किसकी मुस्कुराती हुई फोटो आती है, किसकी चेहरे उतरी हुई फोटो आती है, यह अपने आप में राजनीति को बयां करने के लिए काफी है। क्या गिरिराज सिंह को वाकई जो उन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, सीमांचल के 5 जिलों के अंदर वो यात्रा निकाली 18 अक्टूबर से लेकर के 22 अक्टूबर तक, क्या उसकी वजह से नीतीश कुमार वो असहज हो गए? और नीतीश कुमार ने एनडीए को साफ तौर पर बता दिया कि अगर हमें अपने साथ में रखना है तो इस प्रकार की राजनीति को आपको पीछे छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए नीतीश कुमार ने पीछे धकेल दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमानों को लेकर के, गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर के टारगेट करते हुए जो बयान दिया, उससे भी सवाल खड़े हो गए कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार के मुस्लिम वोट बैंक को खत्म करना चाहती है? बीजेपी नीतीश कुमार की कमर तोड़ना चाहती है और नीतीश कुमार वो इस सारे खेल को समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया बैठक के अंदर कि अगर मुझे रखना है तो फिर गिरिराज सिंह को पीछे रखना पड़ेगा। और इसीलिए गिरिराज सिंह को पीछे डाल दिया गया। गिरिराज सिंह का एक बार जरा ये बयान भी सुन लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप 50 लोग खड़े होकर के इकट्ठा आकर के मुसलमानों को 50 लोग मिलकर के मारे। यह बयान राजनीति खत्म कर देगा नीतीश कुमार की। इस बात को जेडीयू खूब समझती है, नीतीश कुमार खूब समझते हैं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे, भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। गिरिराज सिंह जिस तरीके की राजनीति चल रहे हैं, और गिरिराज सिंह अकेले नहीं है, बीजेपी ने जो हिंदुत्व की राजनीति चलाने की कोशिश की है, बटेंगे तो कटेंगे, इस राजनीति से कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार का वोट बैंक बट रहा है। और नीतीश कुमार का वोट बैंक बटा तो नीतीश कुमार की कुर्सी कटी। ये सीधी सी बात है जो हर किसी के समझ में आ रही है। और नीतीश कुमार भी इस खुली किताब को पढ़ लिए। और नीतीश कुमार ने जब इस खुली किताब में पढ़ा तो सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि उनका अब राजनीतिक कैरियर वो दी एंड की तरफ जा रहा है। और इसीलिए उन्होंने खुले संकेत दे दिए हैं कि अगर आप इस प्रकार की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो फिर हम और भी कहीं आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए इस बैठक के अंदर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा से पल्ला झाड़ा था, पत्रकारों ने जब दिलीप जायसवाल से पूछा कि गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप 50 लोग इकट्ठा होकर के मुसलमानों को मारिए, अगर कोई एक मुसलमान आपको मारता है तो। इस पर दिलीप जायसवाल बीजेपी के अध्यक्ष
उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह ने बीजेपी के बैनर के नीचे यात्रा नहीं निकाली है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है उनके निजी विचार हैं, बीजेपी इससे सहमत नहीं है। बीजेपी एक कदम आगे लेती है, 2 कदम पीछे लेती है, लेकिन क्या बीजेपी की रणनीति कामयाब हो पाएगी? बीजेपी क्या वाकई नीतीश कुमार को खत्म करके और अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित करने का दम रखती है, या अब जो है वो खेल धीरे धीरे करके बीजेपी कालीन के नीचे से बदलने की कोशिश कर रही है? लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनके सामने पप्पू यादव, वो भी एक राजनीति का आपस में जो है वो टकराव दिखता है, या यूं कहें कि एक नया उभरता हुआ वहां पर भी राजनीति का स्पेस दिखाई दे रहा है। जैसे बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में गिरिराज सिंह एक उभरता हुआ नया राजनीति का स्पेस है, ऐसे ही कांग्रेस और आरजेडी के बीच में पप्पू यादव एक राजनीति का एक नया उभरता हुआ स्पेस है। और पप्पू यादव ने बैठे बैठाए महफिल लूट ली। पप्पू यादव ने दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के कहा कि लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं है, और एक ऐसी लाइन उन्होंने कही जो मैं कह नहीं सकता हूं, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे गृह मंत्रालय अगर अनुमति दे तो मैं 4 दिन के अंदर ये लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग का सफाया कर सकता हूं। ये बात उन्होंने कही और लोगों को लगा कि चलो कोई तो है जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोल सकता है, बाकी तो यहां पर किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। पप्पू यादव ने खूब महफिल लूटी, खूब वाहवाही हुई, और पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक खूब रैलियां अटेंड की। लेकिन उसके बाद में पप्पू यादव को कॉल आ गया, फोन आ गया, और पप्पू यादव को धमकी दी जाने लगी। क्या कहा गया, सुनिए। बस इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात केस करने में भी आसानी होगी, और उससे मतलब नहीं। हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है। पप्पू यादव को जैसे ये धमकी आई, पप्पू यादव ने उठा करके एक लेटर गृह मंत्री को भेज दिया, और पप्पू यादव ने कहा कि मुझे वाई सिक्योरिटी मिली हुई है। इससे पहले मेरी वाई सिक्योरिटी थ्रेट वाली थी, जिसको कम करके वाई सिक्योरिटी सामान्य कर दिया गया। मुझे धमकी दी जा रही है, 7वीं बार का इंडिपेंडेंट सांसद हूं, तो ऐसे में आप मेरी सिक्योरिटी वाई से जेड कर दीजिए। मतलब एक तरफ तो पप्पू यादव ने बैठे बैठाए महफिल लूट ली, खूब वाहवाही की, खूब लोकप्रियता में उनका इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ उन्होंने गृह मंत्री को ही जो है वो फंसा दिया कि अब गृह मंत्री अगर उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करेंगे तो फिर वो किसके लिए मुसीबत बनने का काम करेंगे। और दूसरी तरफ अगर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई और पप्पू यादव को अगर ऐसे में कुछ हो गया तो गृह मंत्री फिर ऐसे में अपने आप सवालों के घेरे में आ जाएंगे। तो राजनीति बिहार के अंदर कौन किधर बैठा है और कौन किधर बैठ करके किसकी तरफ कौन सी चाल चल रहा है, यह कहना मुश्किल है। और इसीलिए कहा जाता है बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार वाकई जो है वो अपनी आखिरी पारी वो विजेता के तौर पर खेल पाएंगे, या आखिरी पारी अब विदाई के तौर पर उनकी समाप्त होगी। और पप्पू यादव कितना जो है वो किसके लिए नुकसान कर रहे हैं, किसके लिए कितना फायदा कर रहे हैं, गिरिराज सिंह किसके लिए कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना फायदा कर रहे हैं, ये दोनों ही गठबंधन के अंदर अपने आप में एक अजूब पहेली बना हुआ है। तो बहरहाल बिहार से जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो दोनों ही खेमों को डिस्टर्ब करने वाली है। दोनों ही खेमों में लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। गिरिराज सिंह एक तरफ सिरदर्द बन गए हैं नीतीश कुमार के, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव सिरदर्द बन रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए। अब ऐसे में कौन किसको कहां से चला रहा है, किसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, और कैसे
किसका वजूद जो है वो यहां पर घटेगा और किसका वजूद यहां पर बढ़ेगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि ये तमाम समीकरण जब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो ऐसे में किसका वोट बटेगा और किसकी कुर्सी कटेगी, ये भी सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।